30 अक्टूबर 1984 की शाम को ओडिशा के भुवनेश्वर में इंदिरा गांधी ने यह भाषण देते समय बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि आने वाला दिन उनके लिए सही में काल साबित होगा। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी को ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देना था। ठीक 9:12 पर सुबह इंदिरा गांधी अपने रेसिडेंस एक सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस एक अकबर रोड के लिए रवाना हुई। बीच में उनको अपनी सिक्योरिटी में खड़े बेअंत सिंह दिखाई दिया, लेकिन बेअंत ने उसकी तरफ देखा नहीं। बेअंत ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। बेअंत को देखते ही उधर से सतवंत सिंह ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। लगभग पॉइंट ब्लैंक रेंज से लेकर पूरी बंदूक इंदिरा गांधी के ऊपर खाली कर दी गई थी। उन दोनों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 5 महीने पहले हुए गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। क्या था यह ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्यों इसको अंजाम दिया गया था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे सिखों में इंदिरा गांधी के खिलाफ घृणा पैदा हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानने से पहले आपको पंजाब की और थोड़ी सी सिखों की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। गुरु नानक देव ने सिखों की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। फिर सिखों के 10 गुरु थे। गुरु अमरदास इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था, जो श्री हरमंदिर साहिब है, इसको बनवाया था। 1605 में ये बन के तैयार हुआ था और इस पर महाराजा रंजीत सिंह ने सोने की परत चढ़ाई थी, इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल बोला जाता है। तो देखिए 18वीं शताब्दी तक आते आते भारत में अंग्रेज कई रियासतों पे कब्जा जमा चुके थे, जिसमें सिख एम्पायर को भी उन्होंने सिख एम्पायर पे भी कब्जा जमाने की कोशिश की। लेकिन उन दिनों जो सिख एम्पायर था वो महाराजा रंजीत सिंह जी की कमान में था। 1801 से लेकर 1839 ईस्वी तक महाराजा रंजीत सिंह जी की कमान में था। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिख एम्पायर को हड़प लिया। सिख एम्पायर को हड़पने के बाद फिर हुआ क्या कि महाराजा रंजीत सिंह के सारे वंशजों को बाहर शिफ्ट कर दिया गया और उनको पेंशन देकर चुप करवा दिया गया कि ठीक है अब कुछ नहीं मिलेगा। अब ऐसे करके सिखों में इसके खिलाफ काफी नाराजगी हो गई। सिखों में जब इसके खिलाफ नाराजगी हो गई इस चीज से, तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि 1920 में अकाली दल की स्थापना हो गई। उनको ऐसा चाहिए था कि जो उनके गुरुद्वारों को अंग्रेज डोमिनेट कर रहे थे, जिससे सिख काफी नाराज थे। अब इस वजह से हुआ क्या कि अब सिखों में जब इतनी नाराजगी थी, इतना कुछ था, तो उसके बाद हुआ क्या कि जब देश में सिखों के खिलाफ सिखों में गुस्सा होने की वजह से महंत लोग जो डोमिनेट करते थे, अब 1920 में अकाली दल की स्थापना हो गई। अकाली दल की जब स्थापना हुई तो उसके बाद हुआ क्या कि जब अकाली दल बना तो उसके बाद दोनों ने अकाली दल और SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया और उनसे महंतों से गुरुद्वारे को छीनने के लिए बोला कि नहीं, महंत जो लोग राज करते वो नहीं होना चाहिए। और ऐसे करके 1925 में कानून बन गया। उस कानून के तहत हुआ क्या कि जो गुरुद्वारों की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो SGPC को ही दे दी गई, सब चीज़ का जितना भी जिम्मा है। SGPC जो है इसमें होता क्या है कि है ना, जो गुरुद्वारों में जितने भी जो इनके गुरु हैं, जो कुछ भी है, सब इनका यही लोग है ना, इसमें लोग खुद से आके वोटिंग करते हैं, इसके लिए खुद से वोट करते और इसके खिलाफ इसमें बताते कि उनको किस गुरु को चुनना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद हुआ क्या कि जब भारत में भी आज़ादी की मांग तेज़ी से हो गई। सिखों ने तब तक भी अपने देश की मांग नहीं की थी, अलग देश की कोई मांग नहीं की थी। उन्हें लगा था कि है ना, जब भारत आज़ाद होगा तो उन लोगों को भी है ना भारत का एक बफर कंट्री बना दिया जाएगा, एक कंट्री में एक बड़ा स्टेट बना दिया जाएगा, जिससे जो आज का पाकिस्तान में पंजाब है और जो भारत में पंजाब है उसको मिला के पूरा बहुत बड़ा पंजाब रीजन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, वो लोग भी नहीं जानते थे कि भारत में ऐसे बंटवारा हो जाएगा और जो ये बंटवारे के समय में ये पंजाब इसकी भेंट चढ़ जाएगा और है ना पंजाब को इससे नुकसान झेलना पड़ेगा। इन लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या कि अब देखिए पंजाब में ये सारी चीज़ें हो रही थी
अब उसके बाद हुआ क्या कि अब 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना का भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ गया। तब इसके खिलाफ जगह जगह पे और प्रोटेस्ट होने लग गए। क्यों? क्योंकि है ना सभी लोग जानते थे कि है ना अगर उनके खिलाफ अगर कुछ हो गया तो उसके अगर सिखों के जितने भी गुरुद्वारे या जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल है वो सब तो पाकिस्तान में चले जाएंगे ऐसे करके। तो काफ़ी लोगों ने है ना इसके खिलाफ ब्रिटिशर्स को वो करने की कोशिश की, इसके खिलाफ कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं ऐसा नहीं है, देखिए ये पार्टीशन जो हो रहा है भारत का ये अच्छा नहीं है। लेकिन और इसी बीच क्या हुआ था कि भारत के होने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला था कि भारत के लिबरेशन में सिखों की भी बड़ी भूमिका रही है। सिखों को लेके उन्होंने बोला कि है ना देश में अलग से अलग रिप्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो दो टुकड़ों में बट गया भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा तो उसके बाद हुआ क्या? अब भारत पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा तो फिर उसके बाद उन्हें लगा कि जब ये बंटवारा भी हो रहा है तो ये जो पूरा पंजाब है इसको इन दोनों कंट्री के बीच की बफर कंट्री बना दी जाएगी ये पंजाब को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस समय भी। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो उसके बाद हुआ क्या कि देश में 1947 में बंटवारे की वजह से भी काफ़ी खून खराबे हुए। सिखों का इधर से उधर आना जाना चल रहा था, काफ़ी कुछ हो रहा था। तो ऐसे करके 1954 1955 आते आते क्या हुआ कि है ना ये सब चल रहा था। अब 1955 में हुआ क्या कि है ना इन्होंने पंजाब सूबा नाम से एक आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि 1956 में क्या हुआ था कि है ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसमें सभी स्टेट्स को लिंग्विस्टिक आधार पे है ना भाषाई आधार पे अलग अलग राज्यों को अपना अपना दर्जा दे दिया गया था। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि लेकिन पंजाब को इसमें दरकिनार कर दिया गया। अब पंजाब को दरकिनार कर दिया गया तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि काफ़ी समय तक इसके खिलाफ आवाज़ें उठती रही। और फिर उसके बाद जब आवाज़ें उठ रही थी तो 1966 आते आते फिर पंजाब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, जब अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह के वंशजों को बाहर कर दिया था तो हरियाणा जो पंजाब का पार्ट नहीं था उसमें उसको भी है ना इसमें मिला दिया था पंजाब में। तो पंजाब सूबा आंदोलन चल रहा था। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि 1966 में जिस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इनकी मांगों को मान लिया और है ना पंजाब को अलग स्टेट का दर्जा दे दिया। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पंजाब एक नया स्टेट बन गया। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी को चंडीगढ़ बनाया गया जो आज भी है। आज भी पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब पंजाब सूबा आंदोलन चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना उन्होंने बोला कि उसमें क्या बोला गया कि नहीं चंडीगढ़ को पूरी तरह से सौंप दिया जाए। अब जैसे उन्होंने क्या मांग की थी कि जो सिख रेजिमेंट है उसमें एक कोटा होता था उस समय की जिसमें खाली सिर्फ सिख रेजिमेंट के सोल्जर ही जा सकते थे जो सिख धर्म से आते थे, उन लोगों को ही जाते थे। आर्मी बेस पे अलग अलग कोटा मिलना चाहिए इस तरीके और ऐसे करके काफ़ी सारी डिमांड रखी उन्होंने। लेकिन अब इसके बाद काफ़ी चीज़ें हो रही थी, कुछ हो नहीं पाया। तो फिर यहीं से आते आते खालिस्तान आंदोलन ने जन्म ले लिया। खालिस्तान का मतलब होता है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा के लिए शुद्ध जमीन। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा सिखों में पवित्र माना जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब खालिस्तान की मांग होने लगी, खालिस्तान की स्थापना हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1970 के दशक में आते आते चरण सिंह पंची और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान जैसे लोगों ने ही उन्होंने जाके ही है ना बाहर जाके खालिस्तान आंदोलन को जोर शोर से चलाया कि देश में खालिस्तान होना चाहिए, लोगों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए पंजाबियों के लिए। तो और उस समय क्या हुआ था कि फिर उन्होंने किया और ये जो ये थे डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान, ये जगजीत चौहान ने ही है ना लंदन में काउंसिल ऑफ खालिस्तान की भी स्थापना की थी और उसके फाउंडर भी इसको रिप्रेजेंट भी कर रहे थे ये। तब उसके बाद हुआ क्या कि जब ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसके बाद जैसे उन्होंने भी है ना लंदन में और जैसे बड़े बड़े कनाडा जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाके है ना ये मुहिम चलाई कि हमको भारत में अलग देश चाहिए खालिस्तान। अब देखिए भारत में ये देश बनना था लेकिन मुहिम चल रही थी बाहर कनाडा में या लंदन में। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी जगहों पे उन्होंने अपने आप को छपवाया कि ऐसा होगा।
अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, ये सब हुआ तो फिर उसके बाद 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास हुआ। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन क्या था? पंजाब में एक जगह है आनंदपुर साहिब, वहां पे एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या बोला गया था, कुछ बातें बोली गई थी, जैसे पंजाब पंजाब सूबा, जो पंजाब और हरियाणा का जो राज्य है, जो पंजाब सूबा आंदोलन के तहत जो हुआ था कि है ना, हिमाचल के पहाड़ी से पंजाब की जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको हिमाचल में मिला दिया गया था। तो इसमें सबसे पहली डिमांड क्या थी कि है ना, चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को दे दी जाए, हरियाणा को अलग किया जाए इसमें से। फिर है ना, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकार को सबसे ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। स्टेट फॉरेन और करेंसी को छोड़ के बाकी सब पे केंद्र की जगह राज्य का ही हक होना चाहिए। जैसे पंजाब की जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलज, इन सब पे जो जितना पानी है उनका पंजाब से हरियाणा तक नहीं जाना चाहिए, सिर्फ पंजाब में होना चाहिए। इस तरीके की आनंदपुर साहिब में रेजोल्यूशन में बात हुई थी। उनका ये कहना था कि दिल्ली बार बार हमारे मामलों में हस्तक्षेप करता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसे करके अलग अलग डिमांड्स रखी गई आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में। अब उस समय जो ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था, तो फिर उस समय क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी ने बोला कि पंजाब को सेल्फ ऑटोनॉमी की बात हुई थी कि देश को अलग से ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, तो इंदिरा गांधी ने लेकिन क्या किया, उस समय बोला कि नहीं, ये तो कुछ ही लोग डिमांड कर रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने मना कर दिया इंदिरा गांधी ने भी कि नहीं, ऐसे तो अभी ये रेजोल्यूशन पास होगा नहीं। अब क्या हुआ, 1975 आते आते भारत में इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लगा। तो उस समय क्या हुआ, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने। अब उसके बाद हुआ क्या कि 1975 में इमरजेंसी के बाद क्या हुआ कि देश में, भारत में क्या हुआ कि है ना, अकाली दल की स्थापना हो गई थी। तो जब जनता पार्टी जीत गई 1977 में कांग्रेस में, केंद्र में जनता पार्टी जीत गई और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई केंद्र में प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब जब केंद्र में वो प्रधानमंत्री बने तो अकाली दल जीत गया पंजाब में, अकाली दल जीत गया, अकाली दल की सरकार आ गई। अकाली दल ने लेकिन कभी भी नहीं बोला कि हमको खालिस्तान बनाना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने, उस समय क्या हुआ था कि जो कांग्रेस वहां पे पंजाब में एक लीडर हुआ करता था, जरनैल सिंह भिंडरवाला। ये आप देखिएगा अभी इस वीडियो में जितनी बार अभी आप जैसे सिखों की हिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे तो ये भिंडरवाले का नाम तो जरूर आएगा, जरनैल सिंह भिंडरावाले का। जरनैल सिंह भिंडरावाला जो था, जरनैल सिंह भिंडरावाले को क्या किया कि बढ़ चढ़ के है ना 1982 में आनंदपुर साहिब जैसी चीजों की बातें उठानी शुरू की कि नहीं, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन तो होना ही चाहिए। अब हुआ क्या कि है ना, अब 1977 से काफी 1980 तक चलता रहा। अब 1977 से 80 में फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई। अब उस समय क्या हुआ था कि है ना, जैसे जरनैल सिंह भिंडरावाला जो है, इसको बहुत सारे सिख ये संत भी मानते हैं, संत मानते हैं, सोल्जर भी मानते हैं, बहुत कुछ है इसके बारे में। ये दमदमी टकसाल का लीडर हुआ करता था उस टाइम पे। दमदमी टकसाल क्या था, ये जो दमदमी टकसाल है ना, ये अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है। यहाँ पे जैसे सिख रिलीजन की पढ़ाई होती है, सिख धर्म की आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आदि ग्रंथ के बारे में बताया जाता है। तो ये एक जगह है दमदमी टकसाल, समझ लीजिए स्कूल जैसा ही है, वहाँ पे धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। तो दमदमी टकसाल का लीडर था। लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाले ने भी है ना इसमें कोई वो नहीं किया कि है ना हमको अलग खालिस्तान बनाना है या कुछ भी करना है। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि अब जरनैल सिंह भिंडर, उस समय जो इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, छोटे बेटे संजय गांधी, और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानी जैल सिंह, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने, इन दोनों ने ही है ना भिंडरवाले को सपोर्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी भिंडरावाला के जरिए अकाली दल को कमजोर करना चाहती थी। देखिए नेता लोगों का तो हर बार का ही यही होता है कि है ना, उन लोग को अगर अपनी सरकार बनानी होती है ना तो वो किसी को भी सपोर्ट कर देंगे, भले ही वो आतंकवादी हो या कोई भी हो, आगे चल के उनको नुकसान झेलना पड़ता है, वो ये चीज नहीं देखते हैं, वो अपने मन से किसी को भी सपोर्ट कर देंगे। बाद में उनको समझ में आता है कि है ना ऐसा ऐसा हुआ है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से ये सारी चीजें होती है। अब
अब इंदिरा गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने इधर से सपोर्ट करना शुरू किया। अब उसके बाद हुआ क्या कि है ना, भिंडरा वाले ने 1982 आते आते तो भिंडर वाले ने तो अकाली दल से हाथ मिला दिया और फिर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात उठाई। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात उठाई, उसने बोला कि नहीं, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन तो पास होना ही चाहिए। अरे भिंडरा वाले तो है ना एक ऐसा वो था, इतना कट्टर था सिख धर्म को लेके कि है ना, उसको तो अपने सिर्फ पर्सनल एजेंडा से ही मतलब था। लोकल पब्लिक में भी अगर कोई कुछ बोल रहा हो, अगर कोई अपनी डिमांड रखना चाहता हो, वो उसकी भी नहीं सुनता था। उसको सिर्फ अपने एजेंडा से मतलब होता था, अपनी चीजों से मतलब होता था। ऐसे करके क्या हुआ कि है ना, 1978 से 1984 तक आते आते काफी कुछ होने लगा। निरंकारी और विरोधी सिखों के बीच में झगड़े होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि जो निरंकारी थे, अब देखिए गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनका तो ये मानना था कि है ना, वो लास्ट गुरु है, तो इसके बाद कोई इंसान गुरु नहीं होगा। जो अगला गुरु होगा वो गुरु ग्रंथ साहिब ही होगा, जो सिख धर्म का मेन है, मेन रिलीजियस बुक है, मेन जो सिख धर्म की होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, वही है ना ये बुक होगी, यही है ना रिलीजियस बुक, यही है ना सब गुरु होगा। अब कोई जीवित गुरु होगा नहीं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स सिख है, जो काफी कट्टर है, विरोधी है, उनका अभी भी मानना होता है कि नहीं, ये हो तो होगा, जीवित गुरु तो अभी भी है। तो ऐसे करके काफी जगहों पे कुछ चलता रहता था। अब इसी के ही चलते 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह की हत्या हो गई। बाबा गुरबचन सिंह निरंकारी सिखों के गुरु थे। अब इनकी हत्या कर दी गई गोली मार के। अब इनकी हत्या से हुआ क्या, अब भिंडरा वाले तो ऐसे था ना कि इसको पंजाब में रहने वाले हिंदू और हिंदी भाषी लोगों से भी बहुत नफरत होने लग गई थी। इतना ज्यादा इसने लोगों में है ना वो कर दिया था, इतना दहशत फैला दी थी कि नहीं, ऐसे तो होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि है ना, जब ये इसने वो किया कि नफरत फैलानी शुरू कर दी, तो ऐसे करके अगर कोई अपनी लैंग्वेज हिंदी को भी बताता था तो है ना, उस वजह से भी लोगों को मार दिया जाता था कि नहीं, जो हिंदी बता रहे अपनी लैंग्वेज वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए, लैंग्वेज को लेके भी लोग कट्टर होते हैं। आज भी है ना, अपने डेमोक्रेसी में लिंग्विस्टिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भाषावाद सबसे बड़ी दिक्कत है। अब जैसे कोई साउथ के राज्य में, साउथ में चले जाओ, कर्नाटक या तमिलनाडु, वहाँ पे वो या तो कन्नड़ा में बात करेगा, तमिल में बात करेगा, हर जगह का वहाँ पे अलग अलग है, हिंदी किसी को भी नहीं आती है। तो इस तरीके की दिक्कत है। अब इसी के चलते हुआ क्या कि अब बाबा गुरबचन सिंह की हत्या हो गई। अब बसों में से है ना चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाने लग गया था। 1980 के दशक से ही आते आते पंजाब की स्थिति बिगड़ने शुरू हो गई। 1980 में पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो वहाँ के कांग्रेस में की सरकार थी और पंजाब के मुख्यमंत्री थे दरबारा सिंह। दरबारा सिंह ने भिंडरावाले की गतिविधियों से नाराज थे। वो है ना, दरबारा सिंह ने बोला था इंदिरा गांधी से कि ये जो भिंडरावाले कर रहा है ये सही नहीं है। अब भिंडरावाले के साथियों पर ये आरोप लगा। अब भिंडरावाले के साथियों पर इतना आरोप लगा, लेकिन है ना बहुत दिनों तक ये लोग बोलते रहे कि नहीं, हमने तो ऐसा, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। ऐसे करके भिंडरावाले कभी पकड़ा नहीं गया। अब 1981 में क्या हुआ कि है ना, जनगणना हुई। जनगणना में होता क्या है कि आपकी मदर टंग पूछी जाती है, मातृभाषा। अब मातृभाषा में क्या हुआ कि है ना, अब जैसे जब जैसे हिंदी तो अपने देश की नेशनल लैंग्वेज है, इंडिया की, भारत की, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। तो उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे पंजाबी लोग फिर बोलेंगे पंजाबी, और कोई अगर बोलेगा उनकी भाषा हिंदी है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऐसे में फिर वो मामला पूरा गड़बड़ हो जाता है। फिर वो जनगणना कैसी होगी उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे करके उस समय पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर थे लाला जगत नारायण। लाला जगत नारायण एडिटर थे। इन्होंने बोला कि नहीं, जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अपनी भाषा, मातृभाषा हिंदी ही बताएं। हिंदी को सपोर्ट किया। अब हिंदी को सपोर्ट करने के चलते लाला जगत नारायण की भी हत्या कर दी गई। सोचिए, लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। वो एक दिन वो रोड पे कहीं जा रहे थे, जाते जाते हत्या हो गई इनकी, वहीं दिन दहाड़े गोली मार के हत्या हो गई। अब आरोप किस पे लगा? भिंडरावाले पे ही लगा, भिंडरावाले और इसके समर्थकों पे ही लगा। क्यों? अब इन्होंने ही हत्या करवाई होगी भाई, जब लैंग्वेज की वजह से इसको इतना मतलब है। अब क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस ने तो क्या किया, उस समय भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इस वजह से भिंडरावाले को फिर कुछ दिनों के बाद अरेस्ट किया गया। भिंडरावाले को जैसे ही अरेस्ट किया, पूरे देश में जगह जगह ऐसे विरोध प्रदर्शन होने लग गए कि
2 दिन के बाद सरकार को न चाहते हुए भी भिंडरावाले को छोड़ना पड़ा। और भिंडरावाले का तो एक स्टेटमेंट भी आया था कि है ना, इतना तो मैं इतनी सालों से अपनी मेहनत करके भी है ना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना इस 2 साल की इस गिरफ्तारी ने मेरे, इस 2 दिन की गिरफ्तारी ने मेरे को है ना ये कर दिया, सबसे ज्यादा फेमस कर दिया है। इतना तो मैं अपनी मेहनत से भी नहीं हुआ था। भिंडरावाले का ऐसा स्टेटमेंट आया था। अब उसके बाद हुआ क्या कि है ना, जुलाई 1982 आते आते भिंडरावाले ने क्या किया कि अब एक्चुअली कांग्रेस ने तब भी है ना भिंडरावाले को टिकट दे दिया था आगे इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन बाद में ये भिंडरावाले ने कांग्रेस से गद्दारी करके अकाली दल से हाथ मिला लिया और फिर वही आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात उठाई। अब उसके बाद हुआ क्या कि जुलाई 1982 में भिंडरावाले ने क्या किया, स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया, जो श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर का है, वहां पे कब्जा कर लिया। वहां पे हथियार इकट्ठे करने लग गया, ट्रक भर भर के हथियार आने लग गए। अब उसके बाद हुआ क्या कि ट्रक भर भर के जैसे हथियार आ रहे थे, वो गोल्डन टेम्पल को अपना ऑफिस समझने लग गया एकदम, कि नहीं ये गोल्डन टेम्पल तो उसका ऑफिस है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इसने अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया, इसी के बाद आगे क्या हुआ कि एक नया मूवमेंट शुरू हो गया। इसके बाद धर्म युद्ध मोर्चा। धर्म युद्ध मोर्चा क्या हुआ कि जो अकाली दल के जो नेता थे, इन्होंने 4 अगस्त 1982 को एक प्रोटेस्ट किया जर्नैल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट देने के लिए। जर्नैल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट देने के लिए ये किया गया, ये प्रोटेस्ट किया गया। पंजाब में काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन जो भिंडरावाले के खिलाफ जा रहा था, इतने हिंसक हो गए प्रोटेस्ट। उस समय दरबारा सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने काफी क्रैकडाउन किया इस प्रोटेस्ट को लेके। हर जगह गोलीबारी की गई, काफी कुछ हुआ। अब ऐसे करके नवंबर तक है ना आते आते ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ते ही चले गए थे, कुछ हो नहीं रहा था ऐसे करके। अब फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब ये सब चल रहा था, फिर दिसंबर 1982 आते आते है ना, ये धर्म युद्ध मोर्चा जो है, अब इसने क्या बोला कि नहीं, अब हम प्रोटेस्ट करेंगे तो दिल्ली में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एशियन गेम्स होने वाले थे। एशियन गेम्स का जिम्मा उस समय इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी को दिया गया था। पहली बार इंडिया में कोई बड़े स्तर पर कोई खेल आयोजन किए जा रहे थे, सोचिए। और ऐसे में एशियन गेम भारत के लिए नाक का सवाल था। अगर जरा सा भी इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो फिर वो दिक्कत होनी शुरू हो जाती, क्योंकि भिंडरावाले और ये लोग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की मांग पे अड़े हुए थे। अब अकाली दल के जो नेता थे उस समय हरचंद सिंह लौंगोवाल, वो भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है वो तो सही है, इसकी डिमांड तो होनी चाहिए। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे ये दिसंबर में जब इन्होंने बोल दिया कि हम दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे, तो इस वजह से क्या हुआ कि पंजाब पुलिस ने इतना भयंकर इसमें वो किया, इतनी ज्यादा लोगों की, जो भी है ना पंजाब में है ना, किसी को अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे पंजाब से दिल्ली आने के लिए, किसी को भी, पंजाब और हरियाणा से। अब क्योंकि जो भी कोई आ रहा था तो उसके बाद सबसे पहले उसकी फ्रिस्किंग की जा रही थी। फ्रिस्किंग मतलब क्या होता है कि है ना, चेकिंग हो रही थी कि अगर कोई भी आ रहा है जा रहा है तो एकदम उससे पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, पूछताछ की जाएगी, वो कहाँ जा रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी सब चेक किया जाएगा, उसके बाद ही उसको दिल्ली भेजा जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे कोई दिल्ली नहीं जा सकता। तब ऐसे करके ये फ्रिस्किंग हो गई। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स और सिख रेजिमेंट के कई सोल्जर्स को भी है ना बेइज्जत किया गया, इसमें उनको भी ह्यूमिलेट किया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जबकि वो अपने काम से दिल्ली आ रहे थे, उनको भी है ना बीच में रोक के उनकी भी फ्रिस्किंग की गई। जो उस समय क्या हुआ था कि है ना काफी ऐसे करके, जबकि जगजीत सिंह अरोड़ा बहुत बड़े सोल्जर हैं, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले उनकी बायोग्राफी की थी, तो कि 1971 में उन्होंने ही सरेंडर करवाया था पाकिस्तानियों को। तो ऐसे करके वो भी जा रहे थे, उनके खिलाफ भी है ना चेकिंग होने लग गई, काफी कुछ हुआ, इससे माहौल गर्मा गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना 25 अप्रैल 1983 को दिल्ली में अमृतसर ये पंजाब पुलिस के ऑफिसर, डिप्टी पुलिस ऑफिसर एएस अटवाल की हत्या हो गई। एएस अटवाल की हत्या हो गई। अब उस समय लोकल पुलिस में तो भिंडरावाले का इतना ज्यादा खौफ हो गया कि है ना पंजाब में कोई उनकी लाश को 2 घंटे तक वहां पे उठाने के लिए नहीं आया है। 2 घंटे तक ऐसी उनकी डेड बॉडी सीढ़ियों पे पड़ी रही। भिंडरावाले और उसके साथियों ने ये सब किया था। और भिंडरावाले का इतना ज्यादा खौफ था उस समय तक, पंजाब में रात को आम पब्लिक भी कोई बाहर से नहीं निकलती थी, पब्लिक में भी इतना ज्यादा डर बैठ गया था। सिखों को, बहुत सारे सिखों को तो ये तक नहीं पता था कि है ना आनंदपुर की ये खालिस्तान आंदोलन क्या है,
क्या हो रहा है इसमें, तो इससे करके उनको भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी है ना, जब एएस अटवाल की हत्या हुई तो 2 घंटे तक कोई उनकी डेड बॉडी को उठा नहीं पाया। 2 घंटे के बाद जाके है ना जैसे तैसे बॉडी उठाई गई। अब ऐसे करके उसके बाद भी क्या हुआ कि है ना 6 बसों में हिंदुओं को निकाल निकाल के मारा जा रहा था, 6 बसों में। अब अलग अलग बसेस में कभी हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार हो रहा था। अब जैसे जो निरंकारी सिख थे, ऑर्थोडॉक्स थे, सब एक दूसरे से झगड़ रहे थे इस चीज को लेके, काफी कुछ हो रहा था। अब 15 दिसंबर 1983 को जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने क्या किया, अकाल तख्त पे कब्जा जमा लिया। अकाल तख्त जो होता है ना, ये सिखों में सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है इसको। बादशाह, राजा, इन सब से ऊपर माना जाता है कि जो इस तख्त पे बैठेगा वही है ना सिख धर्म की पूजा करेगा, मतलब सिख धर्म का बड़ा स्कॉलर होगा, ऐसे करके माना जाता है। तो इसने अकाल तख्त पे कब्जा जमा लिया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था, भिंडरावाले ये चीज जानता था कि अगर है ना, अगर अकाल तख्त पे अगर जाके बैठ गए तो है ना, ये तो इतना बड़ा पवित्र स्थान है कि यहाँ पे तो है ना कोई आर्मी भी अटैक नहीं करेगी, कोई पुलिस वाला भी नहीं आ पाएगा। अगर आर्मी ने अगर इधर हमला कर भी दिया या पुलिस ने अगर कुछ यहाँ पे अगर आके किया तो पूरी पब्लिक है ना इसके खिलाफ बाहर आ जाएगी और देश में दंगे फसाद हो जाएंगे। तो इसलिए भिंडरावाले ने ये किया और भिंडरावाले की ये सोच गलत साबित हुई। जर्नैल सिंह भिंडरावाले तो ऐसा था कि है ना, पंजाब में 1980 में आते आते उसका रुतबा इतना बढ़ गया था पंजाब में, कांग्रेस की सरकार की वजह से इतना ज्यादा चल गया था। अब भिंडरावाले को तो क्या था कि है ना, ये हम पे हावी हो रहा है अकाली दल, तो समझ ही गया था कि ये तो है ना हम जो है ना चीजों की डिमांड कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, ये भिंडरावाले तो इससे आगे ऊपर जा रहे हैं इसमें। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ऐसे करके 1984 आते आते पंजाब में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को अरेस्ट करने का प्लान कर लिया। अब ऐसे में प्लानिंग क्या की गई, जिस समय रॉ और RNAW की स्पेशल टास्क फोर्स बुलाई गई और है ना उनको प्लानिंग पूछी गई कि क्या करना चाहिए। रॉ ने इसके लिए रिहर्सल भी कर ली थी। इस चीज को ऑपरेशन सनडाउन नाम दिया गया था। ऑपरेशन सनडाउन के तहत रॉ ने क्या किया था कि वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे गोल्डन टेम्पल में, अकाल तख्त और गुरु नानक देव गुरु चौक में था और गुरु नानक निवास से भिंडरावाले को पकड़ लेंगे कैसे भी करके। इंदिरा गांधी को और रॉ से जब इंदिरा गांधी ने इस बात के लिए लेकिन एंड टाइम तक रिहर्सल भी कर ली थी इसके लिए, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने प्लान को एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं, अगर ऐसे हुआ तो फिर इससे लोग मारे जाएंगे, काफी कुछ हो जाएगा। मार्च 1984 में ये चीज हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंदिरा गांधी ने इस चीज को मना कर दिया और इसके 3 महीने बाद ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। अब पंजाब की सिचुएशन, हालात बिगड़ते जा रहे थे, काफी कुछ हो रहा था। तो 31 मई 1984 की शाम को मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ छुट्टी पे थे। अब वो अपनी वाइफ के साथ मनीला घूमने के लिए जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। अब उनको क्या हुआ, शाम में वेस्टर्न हेडक्वार्टर ने फ़ोन किया और है ना इमरजेंसी मीटिंग की जानकारी दी उनको बोला गया कि है ना जल्दी से जल्दी चंदी मंदिर पहुंचने का है मीटिंग के लिए। चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चंदी मंदिर में वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर गए तो फिर उनको बोला गया कि उनको बताया गया कि पंजाब के हालात हाथ से निकल गए हैं, काफ़ी कुछ है। अब एक्चुअली पहले बातचीत के लिए पहले तो क्या हुआ, शुरुआत में बातचीत के लिए इंदिरा गांधी ने बोला कि बातचीत करेंगे, लेकिन वही है, जहां अगर भिंडरावाले जैसा कोई नेता हो, कोई आतंकवादी हो, वहां पे तो शांति हो नहीं सकती थी। तो पीवी नरसिम्हा राव को पहले भेजा गया कि है ना बातचीत किया जाए। पीवी नरसिम्हा राव जो होने वाले प्रधानमंत्री थे, उनको भेजा गया। पहले अकाली दल के जो नेता थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, वो मान गए कि चलो ठीक है, जो इंदिरा गांधी बोल रही है वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात है, वो इंदिरा गांधी ने बोला था कि वो प्रस्ताव को पास कर देंगे। लेकिन भिंडरावाले माना नहीं। भिंडरावाले का ये कहना था कि ये तो है ना तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो और है ना हमारे ऊपर है ना पॉलिटिकली मोटिवेट कर रहे हो लोगों को, है ना, और बोल रहे हो कि ये सब हमारे खिलाफ जा रहे हो, ऐसे तो चलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही करके क्या हुआ कि 31 मई को मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को ये जिम्मेदारी दी गई फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार की। दिल्ली जा रहे थे लेकिन उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई और उनको बोला गया कि इमरजेंसी मीटिंग के लिए चंदी मंदिर में आना है। चंदी मंदिर गए, वहां पे उनको बोला गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कमांड करना रहेगा, पंजाब के हालात ऐसे ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं। और 31 मई तक आते आते पूरे पंजाब को सील कर दिया, पूरा दिल्ली पंजाब साइड
ट्रेनें बंद हो गई, सर्विसेज रोक दी, पूरा कम्युनल ब्लॉकेड लगा दिया। कम्युनल ब्लॉकेड का मतलब क्या हुआ कि पंजाब में और 1983 आते आते भी स्टेट इमरजेंसी लग चुकी थी। और इसके बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद पूरा पंजाब सील हो गया। आप किसी से फोन पे बात नहीं कर सकते, कोई मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। सारे न्यूज रिपोर्टर्स को अमृतसर से निकाल दिया गया, सबको बाहर भेज दिया गया, ये बोल के कि खतरा बहुत है। सोचिए। और उस समय राष्ट्रपति भी सिख थे, वो थे ज्ञानी जैल सिंह। उन तक को नहीं बताया कि इंदिरा गांधी इस तरीके का ऑपरेशन को मंजूरी दे रही है। अब 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पे पूरे संदेश दिया, ऑल इंडिया रेडियो पे, कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अब फिर आगे बातचीत करने के लिए आगे आए, लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले माना नहीं। फिर उसके बाद आर्मी भी तब तक तैयारी कर चुकी थी। 2 जून को क्या हुआ कि है ना, अमृतसर शहर को पूरा सील कर दिया गया। जो पाकिस्तान के लाहौर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान अमृतसर के पार, अटारी वाघा बॉर्डर पूरा सील कर दिया गया। अब उसके बाद फिर 2 जून से काफी कुछ हो रहा था। अब 3 जून 1984 का जो दिन था वो गुरु अर्जुन सिंह का शहीदी दिवस था। और गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस में क्या हुआ था कि है ना, काफी गोल्डन टेम्पल लोग आ रहे थे, माथा टेकने के लिए आते ये लोग, तो काफी मंदिर परिसर में भक्तजन लोगों का आना जाना चल ही रहा था। अब भिंडरावाले ने क्या किया, उन लोगों को बाहर निकालने के, अपनी ढाल बनाने के पर्पज से अंदर रोक लिया। आर्मी उधर से बार बार अनाउंसमेंट कर रही है कि बाहर निकल जाओ लोगों को, लेकिन वो भिंडरावाले सबको रोक ले रहा था। भिंडरावाले को पता चल चुका था कि है ना, उनके यहाँ पे उनके इधर आर्मी आ चुकी है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे भी काफी नुकसान हुआ। फिर 4 जून 1984 को भिंडरावाले और उसके साथियों की पोजीशंस को चेक करने के लिए एक सोल्जर को है ना नॉर्मल कपड़ों में भेजा गया कि जाओ देख के आओ वहाँ पे क्या पोजीशन है इन लोग की। वहाँ पे पोजीशन चेक की। 5 जून की सुबह 4:30 बजे कुलदीप सिंह बराड़ ने सबको ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया, ऑपरेशन का बताया कि इस तरह से ऑपरेशन होगा। सुबह 10 बजे पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज को बोला गया कि वो पूरे गोल्डन टेम्पल को घेर लेंगे और है ना अकाल तख्त से जैसे तैसे करके भिंडरावाले को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सुबह शाम में 7 बजे कैसे भी हमला करने की कोशिश की गई। अब वहाँ पे क्या हुआ, अब भारत की आर्मी को लगा कि है ना 48 घंटे में कैसे भी करके ऑपरेशन को ख़त्म करना ही था, इंदिरा गांधी का आदेश था, तो उनको लगा कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना 5 जून की शाम को अब उधर से लोग जा रहे थे तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो सैनिक थे वो जहाँ से भी है ना फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो जहाँ पे वो अकाल तख्त की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन पे चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। सेना के जवान हर जगह से चोटें खा रहे थे। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब जाए तो जाए कैसे। अकाल तख्त के नज़दीक जाने की काफ़ी कोशिश की, अकाल तख्त में कैसे पहुंचा जाए, क्या किया जाए। उन्होंने इस बारे में काफ़ी इधर से उधर जाने के लिए बोला, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके बाद हुआ क्या कि है ना शाम होते होते ये भी डर था कि है ना ऑपरेशन में कहीं देरी हो गई तो फिर है ना सुबह तक भीड़ हो जाएगी, फिर है ना पब्लिक इसके खिलाफ हो जाएगी ऐसे करके। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब उन्होंने बाद में जब नहीं हो रहा था तो जनरल बरार ने एपीसी यूज़ करने की मंजूरी दी, आर्म्ड पर्सनल कैरियर। अब एपीसी नहीं सॉरी स्टन ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया। जो स्टन ग्रेनेड है उनका ये कहना था कि है ना अकाल तख्त के अंदर जो स्टन ग्रेनेड फेंकेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि है ना जो स्टन ग्रेनेड है वहाँ पे वो लोगों के ऊपर जाके लगेगा। फिर है ना उससे क्या होगा कि जैसे जो अंदर से जो उससे सर दर्द होगा, फिर आँख से पानी गिरेगा, आंखें जलेगी। तो वहाँ से क्या है तो जो जितने भी पत्थर वत्थर जो भी गिरेंगे उसकी वजह से क्या है थोड़ा बहुत लोग बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो उन्होंने क्या किया था, हैंड बैग और ब्रिक बॉल से पूरे खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे थे। अकाल तख्त के अंदर का सब जगह का बंद कर रखा था इन लोगों ने। अब उधर से सेना जहाँ से भी जिस गोलियों की वजह से जवान इतना घायल हो जा रहे थे, भारत के जितने भी सैनिक थे, भारत के सैनिकों को जवानों को चोटें आ रही थी इधर से उधर। अब उसके बाद हुआ क्या कि है ना जब उनको ये हो रहा था, फिर उसके बाद वहाँ पे हुआ कि ठीक है चलो टैंक। उसके बाद फिर उन्होंने एपीसी के बोला कि आर्म्ड पर्सनल कैरियर लॉन्च किया जाएगा।
अब जैसे ही वो एपीसी अगर आगे बढ़ाया गया उनको यूज़ करने के लिए गोल्डन टेम्पल में, उसको चीन में मेड इन चाइना रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। ऐसे करके ये भी हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब काफ़ी कुछ हुआ तो फिर बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो जनरल कुलदीप सिंह बरार ने टैंकों की मांग कर दी कि हमको टैंक चाहिए। उन्होंने बोला कि टैंक मंगवाने पड़ेंगे, और टैंकों से जो इन्होंने किया, ये बहुत बड़ा डिसीजन था टैंकों को मंगवाने का। टैंकों को मंगवाने का डिसीजन इतना बड़ा था, फिर टैंकों को बुलवाया गया, टैंकों को आदेश दिया गया कि वो अकाल तख्त की तरफ जाएं, अकाल तख्त में जो कुछ भी है वहाँ पे उसको आगे ख़त्म करें। जैसे ही लेकिन टैंकों से आगे गए, जो अकाल तख्त में गए टैंकों से, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हमेशा के लिए सिखों के इतिहास पे निशान छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि देखिए टैंकों से हुआ क्या कि अब जितने भी लोग जा वो जो टैंक जहाँ पे मंदिर में चलाए जा रहे थे, वो टैंकों की वजह से क्या हुआ कि है ना, इधर से उधर गोलीबारी हो रही थी, मंदिर में भी इधर से उधर गोलियां चलाई जा रही थी, हमला इधर से उधर पूरे मंदिर में हो गया। सभी रेजिमेंट को अलग अलग काम दिए गए थे कि कोई गुरु रामदास राय और सब जगहों को घेर लेगा, सबको जैसे 12,000 से ज्यादा सेना सैनिकों को तैनात कर दिया था उस दिन, उस समय इंदिरा गांधी ने। सोचिए पूरी भारत की सेना जो थी वो यहाँ पे तैनात हो गई। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब सुबह 6 जून और 6 जून की सुबह जब सारे सैनिक अकाल तख्त के पास पहुंचे, तो वहां पे भिंडरावाले की डेड बॉडी पाई गई। भिंडरावाले की डेड बॉडी पाई गई। 7 से लेकर 10 जून तक है ना, अकाल तख्त से सारी डेड बॉडियों को हटाने का काम हुआ। जर्नैल सिंह भिंडरावाले के साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले के साथ साथ इंडियन आर्मी के फॉर्मर रिटायर्ड मेजर जनरल शाबेग सिंह की भी डेड बॉडी मिली, जिन्होंने है ना ये इस वॉर की पूरी प्लानिंग की थी, जो इस वॉर के दौरान पूरे इस प्लान का हिस्सा बने थे। मेजर जनरल शाबेग सिंह ने ही है ना इन सबको ट्रेन किया था। आपको बता दूं कि है ना भिंडरावाले के जो सैनिक थे ना, इन लोगों के है ना हथियार चलाना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। इनका जो असली सपोर्टर थे वो थे मेजर जनरल शाबेग सिंह। मेजर जनरल शाबेग सिंह जो थे ये आर्मी के बड़े ऑफिसर थे। शाबेग सिंह ने 1971 के युद्ध में मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया गया था, मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था। गुरिल्ला टैक्टिक्स सिखाने से लेके उन्हें दुश्मन के दांत खट्टे कर देने तक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा ईस्ट पाकिस्तान लिबरेशन वॉर में। दरअसल 1971 का जब वॉर हुआ तो उसके बाद तो क्या हुआ कि है ना, शाबेग सिंह तो इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश की ही आंखों के तारे हो गए थे। बांग्लादेशी तो इनको प्यार से एसबेग कह के बोलते थे, जनरल एसबेग बोल के। अब लेकिन सारा मामला तो तब बिगड़ गया कि है ना, जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और है ना उन्हें सेना से निकाल दिया गया, सेना से निकाल दिया गया। और उसके बाद हुआ क्या, सबसे बड़ी बात यहाँ पे दुख की बात है कि है ना उनके रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही है ना उनको आर्मी से डिसमिस कर दिया गया और उनके ऊपर सारे करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए और इस वजह से वो बदले की आग में झुलस रहे थे। सोचिए एक टाइम पे है ना अपने लोगों के लिए, देश के लिए अपने बाल तक कटा देने वाले शाबेग सिंह है ना इतने गुस्सा हो गए थे बाद में कि है ना उन्होंने भिंडरावाले को ज्वाइन कर लिया था। जो एक्चुअली एशियन गेम्स के टाइम पे भी मैंने बताया था कि है ना किस तरह से फ्रिस्किंग की गई थी लोगों की और आर्मी ऑफिसर्स की, तो इस वजह से भी वो गुस्से में थे, नाराज थे। हालांकि कोर्ट ने तो उनको सम्मान सहित बरी कर दिया था शाबेग सिंह को फरवरी 1984 आते आते, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऐसे करके भिंडरावाले को, शाबेग सिंह को ज्वाइन करने के बाद भिंडरावाले का रुतबा और बढ़ गया। सब जगह से है ना इधर से उधर है ना उसके जलवे फैलने लग गए थे, पंजाब में लोग वायलेंट हो रहे थे। ऐसे करके 10 जून तक ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। अब जैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो कुछ भी हुआ, जब रिपोर्टें बाहर आई तो सारे सिखों में इंदिरा गांधी के खिलाफ घृणा पैदा हो गई, क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम ये हो गई कि हर मंदिर साहिब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हर मंदिर साहिब, अकाल तख्त डैमेज हो गया पूरा, लाइब्रेरी जल गई गोल्डन टेम्पल की, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जल गए, सिख धर्म के सिख गुरुओं के कपड़े जल गए, सिग्नेचर्स जितने भी थे सब जला दिए गए। अकाल तख्त पे कई जगहों पे गोलियां चली थी। अकाल तख्त के लक्ष्य को तो हासिल कर लिया गया, सब कुछ हुआ। सिखों जगह जगह सिखों ने अपने 2,500-3,000 से ज्यादा सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स ने रिजाइन कर दिया। बाद में जब रिटायर्ड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि भारतीय सैनिकों ने अकाल तख्त पर 80 गोले बरसाए हैं।
भारतीय टैंकों ने। सोचिए इतना बड़ा नुकसान हुआ दरबार साहिब को। ऐसे करके इंदिरा गांधी की मौत का फरमान जारी हो रहा था। खुशवंत सिंह जो 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 एक बहुत बड़े पोएट थे, उन्हें पद्म भूषण मिला था, लेकिन जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये चीज़ हुई तो उन्होंने भी अपना सम्मान लौटा दिया। ऐसे करके काफ़ी सिखों, सारे सरकार द्वारा दिए गए प्राइज भी लौटाए जा रहे थे सिखों की तरफ से। फिर जो 3000 से ज़्यादा सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स ने रिजाइन कर दिया गया। जगजीत सिंह चौहान ने ही लंदन में बीबीसी लंदन को इंटरव्यू देते हुए बोला था कि जल्दी ही मिसेस गांधी और उनके पूरे परिवार का गला काट दिया जाएगा और ये काम हमारे सिख भाई बहुत जल्दी करेंगे। इस तरीके की बात बोली थी जगजीत सिंह चौहान ने, और ऐसा ही हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या उनकी ही बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने ही कर दी, गोली मार के उनको। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब इंदिरा गांधी की जैसी हत्या हुई, पूरे दिल्ली सहित पूरे देश में सिख दंगे हो गए, जिसमें क्या हुआ कि 3000 से ज़्यादा सिखों की मौत हो गई। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो इसका है ना 8000, कोई 17000 भी मानते हैं। और यहाँ पे उस समय राजीव गांधी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी आया था, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। क्योंकि उनसे दंगों के बारे में पूछा गया कि भाई एक बात बताइए, देश में इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो आप इसको रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने क्या बोला कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी तो हिलती है। तो सोचिए इस वजह से और ज़्यादा बवाल हो गया पूरे भारत में कि ना एक तरह से दंगों को जस्टिफाई किया जा रहा है। अब 23 जून 1985 को हुआ क्या, एयर इंडिया की फ्लाइट जो थी कनिष्क, वो मॉन्ट्रियल से दिल्ली आ रही थी, तो वहाँ पे है ना उसमें भी कनिष्क में वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया उस फ्लाइट में। अब बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों से लोग पाकिस्तान जा के ट्रेनिंग लेने लगे। बब्बर खालसा जैसे जो मूवमेंट थे वो ज्वाइंट होने लग गए। अब उसके बाद फिर ऐसे में हुआ क्या कि 1985 में कनिष्क बॉम्बिंग का केस सामने आया। फिर 10 अगस्त 1986 को हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सुखा नाम के दो आतंकियों ने, खालिस्तानी आतंकियों ने भारत के 13वें सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य की हत्या कर दी, क्योंकि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जैसे करके 1985 में क्या हुआ कि जो हरचंद सिंह लोंगोवाल थे अकाली दल के नेता, उन्होंने राजीव गांधी के साथ समझौता कर लिया। राजीव गांधी के साथ समझौता किया पंजाब की सिचुएशन को, उसमें बोला गया कि जितनी भी मांगे हैं सब सरकार मान लेगी, सब हो जाएगा। लेकिन हरचंद सिंह लोंगोवाल की भी हत्या कर दी गई है, भिंडरा वाले तो रहा नहीं। और ऑपरेशन में यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारत के 83 जवान शहीद हुए थे। 1500 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। 1596 लोगों को हिरासत में लिया गया, 500 मिलिटेंट्स मारे गए थे, 236 भारत के सैनिक भी घायल हुए थे इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार में। सोचिए जब भारत के इतने जवान तो हमने किसी भी ऑपरेशन में नहीं खोए थे। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और ऑपरेशन ब्लू स्टार की टाइमिंग पे भी सवाल उठे थे, क्योंकि 3 जून 1984 का दिन गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस था, तो उस वजह से भी लोग मत्था टेकने आ रहे थे। तो फिर उस वजह से आम पब्लिक भी मारी गई, भक्तजन भी मारे गए बहुत सारे। तो ये भी सबसे बड़ा दाग है। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना फिर 1986 में फिर एक और ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, क्योंकि फिर वो एक्सट्रीमिस्ट आके है ना गोल्डन टेम्पल में आके बैठ गए। और उसके बाद हुआ क्या कि है ना गोल्डन टेम्पल में जब वो आके बैठे तो फिर वहाँ से उनको खदेड़ने के लिए पहले ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 लॉन्च किया गया। 2 ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किए गए। फिर उसके बाद काफ़ी समय तक तो राष्ट्रपति शासन ही लगा। 1992 में ये सब वहाँ पे इलेक्शन हुए, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने बेयान सिंह। 1995 में कार बम धमाके में बेयान सिंह की भी हत्या हो गई। तो ऐसे करके एक के बाद एक इधर से हत्याएं होने लगी। और जो ऑपरेशन के लीडर थे कुलदीप सिंह बरार, इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट है। आज भी है ना ये किधर रहते हैं इनका कुछ पता नहीं है, लोकेशन कहीं की नहीं बताई जाती। आज जब उनके कोई इंटरव्यूज़ होते हैं या कुछ भी होता है तो उस बारे में है ना किसी को बताया नहीं जाता है। पिछले 41 सालों से आज भी कुलदीप सिंह बरार को सिक्योरिटी दे रखी है। अब 1988 में जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया था उसमें 700 बीएसएफ के जवान थे और
300 इसके थे ब्लैक कैट कमांडोज, जिसका इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल ने जिसको लीड किया था, और केपीएस गिल पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर थे, उन्होंने इसको लीड किया था। ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, लेकिन ऑपरेशन वुडरोज चलाया गया 1992 में। ऑपरेशन वुडरोज में ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप लगे, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन ऐसे करके ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन वुडरोज सही रहा, और इसके बाद पंजाब में शांति आई और फिर खालिस्तान मूवमेंट लंबे समय तक धीमा रहा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे। जय हिंद, जय भारत।